In class, today I am going to start the first chapter of 7th class of geography, components of environment. बच्चे ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में समझना होगा. I mean to say that you have to understand the title of environment. एक चीज़ मैं अपने हर क्लास के बच्चे को बोलती हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ दैट चैप्टर. आपको कितना भी लेवल उसका रेज करके आ जाए, आप कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं. एंड प्लीज़, in social sciences discourage rote learning. Please try to understand the things. Social sciences is all about whatever going in our daily life as well as whatever surround us. Okay, so let's start our surroundings. ठीक है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट से करेंगे. मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं. एज वेल एज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है? हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम. लाइफ सपोर्ट सिस्टम मीन्स जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है और जिसके बिना हम जी नहीं सकते. एंड इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स. प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और मैन मेड जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है. जैसे कि बिल्डिंग्स, कार, स्कूटर, बस, राइट, रोड, रेलवेज, all the man-made things which we are used to fulfill our basic needs as well as other essential needs. और environment जो है वो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो what is environment? Our surroundings which support our life system, and it includes plants, animals and large variety of man-made things as well as necessary for our living. There is two type of environment. First is physical and the next is बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट की बात जब भी हम करेंगे तो प्लीज़ बेटा याद रखना, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑलवेज इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर कंपोनेंट्स. और इन्वायरमेंट के अदर कंपोनेंट्स के ऊपर ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट्स है, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम, due to some natural occurrence or you can say due to some natural factors, इनमें changes भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक आने से क्या चेंजेस होगा? टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. ठीक है, कोई भी चीज़ आप मान लो, बिल्डिंग्स का लॉस हो जाना, ठीक है, और अदर थिंग्स विल बी लॉस्ड इन दैट पर्टिकुलर नेचुरल डिजास्टर. वॉल्केनिक इरप्शन से भी, वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता है, लावा फूटेगा, उससे भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन है. अब इसके एग्जाम्पल क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट के? लैंड, वाटर एंड सॉइल. एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ, इट डजेंट मैटर उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा चाहे नहीं आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस एंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एज वेल एज इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. ये बात कभी भी नहीं भूलना. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? जिसमें सभी नॉन लिविंग, सॉरी ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड है. फिजिकल में क्या था? सारे नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड थे. और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग. मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. कैसे, वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट सेटिस्फाइड ऑल हिज बेसिक नीड्स फ्रॉम बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ह्यूमन बीइंग जो है वो इस पूरे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट की है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. और ह्यूमन बीइंग जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. अब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपको एग्जाम्पल्स दिए, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल्स दिए हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के? लैंड, वाटर एंड सॉइल. चलो लैंड से शुरू करते हैं. एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर, दैट इज़ लैंड. ह्यूमन बींग अपना घर कहाँ बनाते हैं? ज़मीन पर. लैंड चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, खाने के लिए क्रॉप्स चाहिए, उसको उगाने के लिए क्या चाहिए हमें? लैंड चाहिए. सेम प्लांट्स, लैंड ही नहीं होगी, ज़मीन ही नहीं होगी तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे? तो क्या है ये? डायरेक्ट रिलेशनशिप एज वेल एज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बोथ दी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब समझ आए? इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे
डिपेंड करते हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, और जो ह्यूमन बीइंग है वो दोनों पे डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बट अगर लैंड नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग अपना घर कैसे बनाएगा, तो पड़ेगी ना उसको ज़रूरत फिजिकल इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट यहाँ वाटर एंड सॉइल, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, ठीक है। वाटर तो हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, इवन अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, बाकी प्लैनेट्स पे वाटर नहीं है इसीलिए वहाँ पे लाइफ नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए, पानी। तो एनिमल्स की भी बेसिक नीड है पानी, बहुत ज़रूरी है उनको भी, बिना पानी के तो वो भी मर जाएंगे। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, राइट। प्लांट्स, अगर प्लांट्स को आप पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे। एज वेल एज सॉइल, सॉइल प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। हाउ एनिमल्स, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स तीनों इस पर डिपेंडेंट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स हम कहाँ ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लैंड है, ठीक है, पानी भी है। और अगर अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी के बिना उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे। और प्लांट्स पे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों डिपेंडेंट है। कैसे, कुछ एनिमल्स जैसे हैं ना जो प्लांट्स को खाते हैं और फिर जीते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स तो डिपेंडेंट ही प्लांट्स के ऊपर है। कैसे, हमारा सारा खाना ही प्लांट से है, हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारे सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, बेवरेज क्रॉप्स, सारे कहाँ से मिलते हैं हमें, हम वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करें, राइट। नेक्स्ट इज स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ना 4 स्फीयर्स में बांटा हुआ है हमने। फर्स्ट इज लिथो, सेकंड इज एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर एंड लास्ट इज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर है सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो लैंड है हमारा, अर्थ सरफेस है, वो कौन सा स्फीयर में गिना जाता है, लिथोस्फीयर में। इट सपोर्ट्स दी ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे, अर्थ के ऊपर ही बने, ओशंस कहाँ है, ओशंस कहाँ हैं आपके, अर्थ पे ही है पानी, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑन द अर्थ, सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लैनेट। और लिथोस्फीयर ही है जो हमारी लाइफ को यहाँ सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। और इसकी थिकनेस कितनी है, अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर समझ आ गया, लिथोस्फीयर इज लैंड, एल से याद रखना, एल इज लिथोस्फीयर एंड एल फॉर लैंड, यानी कि सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट क्या है हमारे अर्थ का, लैंड। अब लेयर्स बनी हैं 2 लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर जो है वो 2 लेयर्स से बना है बेटा, एक है सीएल और एक है सीमा। सीएल क्या है, सीएल ना सबसे ऊपर वाली लेयर है लिथोस्फीयर की, लेयर समझ रहे हो ना, परत, राइट। सबसे ऊपर वाली लेयर है लिथोस्फीयर की, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। कौन से 2 सब्सटेंसेस से बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, रॉक्स के साथ बनी है। रॉक्स पता है ना क्या होते हैं, रॉक्स से बनी हुई है। और वो रॉक्स किससे रिच है, किस कंपोनेंट से रिच है, दैट इज सिलिका एंड एल्युमिनियम, राइट। नेक्स्ट सिमा, सिमा जो है वो क्या है, नीचे वाली लेयर है, यानी कि अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, सीएल। लो नीचे बिलो द सीएल क्या है, सीएल से नीचे वाली लेयर का क्या नाम है, सिमा। और ये लेयर किससे बनी हुई है, ये लेयर बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम। हमेशा याद रखना सीएल क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इसको आपने कोरिलेट करना है। देखो बेटा, सिलिका का SI और एल्युमिनियम का AL, तो इन दोनों से बनी है, तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के सिलिका का SI और एल्युमिनियम का AL मिला के क्या बनता है, CL। आगे अगली बनी है सिमा, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से, सेम यहाँ पे, इसीलिए इसको सिमा बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों को मिला के बनी है। तो SI और मैग्नीशियम का MA, राइट। तो दिस इज योर सिमा। इसको याद ऐसे करना है, लिथोस्फीयर, L फॉर लिथोस्फीयर, L फॉर लैंड, CL, CL मतलब SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्युमिनियम। नेक्स्ट लेयर कौन सी है, सिमा, SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम, राइट। गॉट माई पॉइंट, इट्स अ वेरी इजी वे टू लर्न द थिंग्स। आप उसको रट्टा मारोगे ना, आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में, अरे पहले तो सिलिका था, आगे क्या लिखना है। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, इसके नेम में ही आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा।
तो अगर पेपर में अगर आपको Cl और सिग्मा याद है बट आपको ये नहीं याद कि सिग्मा और Cl किस तरह बना था, तो उसके फर्स्ट 2 वर्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना. Si यानी सिलिका, Al मीन्स एल्यूमिनियम, Si मीन्स सिलिका, Ma मीन्स मैग्नीशियम. राइट. नेक्स्ट इज योर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर आपने पता होगा, वातावरण को कहते हैं जनरली. एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ पे जो हवा है उसका एक स्फीयर, यानी कि एटमॉस्फेयर पे जितनी भी एयर है कहाँ है वो? इस स्फीयर में है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ए फॉर एयर, ए से एटमॉस्फेयर. हमेशा याद रखना बच्चे, एटमॉस्फेयर वो वाला स्फीयर है हमारा इन्वायरमेंट का जहाँ पे एयर है. एल फॉर लैंड, एल फॉर लिथोस्फीयर, ए फॉर एयर, ए फॉर एटमॉस्फेयर. और ये कहाँ पे? 1600 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर है. ठीक है. और इसमें क्या है? गैसियस इन्वेल्प. गैसियस इन्वेल्प क्या होता है? इन्वेल्प होता है, वो आपने देखा है, इन्वेल्प होता है एक पोस्ट कार्ड जैसा जिसको हम ऐसे खोलते हैं. ठीक है. जिसमें हम कोई भी चिट्ठी चुट्ठी डाल देते हैं. इन्वेल्प मीन्स कवर अप. किससे कवर अप हुआ है ये? गैसेस से. कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ मैंने उसकी परसेंटेज भी आपको दी हुई है. एटमॉस्फेयर समझ आ गया? ए से एयर, ए फॉर एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर. ओके. एंड हाउ मच it above from the earth surface? It near about 1600 किलोमीटर. नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर. अब मेरी बात सुनो राजे. हाइड्रोजन पढ़ा है कभी आपने? H2O, जिसका केमिकल इक्वेशन होता है हाइड्रोजन. 2 ऑक्सीजन के हाइड्रो में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमने प्लस किया तो हमने हाइड्रोजन बना दिया. तो हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर. व्हाट इज द scientific name, or you can say chemical name of water is? that is your hydrogen. तो हाइड्रोस्फीयर मीन वो वाला स्फीयर इन्वायरमेंट का जहाँ पानी ही पानी है. ठीक है. इस तरीके से समझो बेटा, हमने ना अर्थ के 4 टुकड़े करके देखे कि क्या क्या है उसमें. तो पहले टुकड़े में हमें मिला क्या? लैंड, लिथोस्फीयर. फिर हमें मिला एयर, तो उसको हमने क्या दिया? एटमॉस्फेयर. फिर हमें मिला पानी, हमने उसको क्या बोला? हाइड्रोस्फीयर. अब देखो, हाइड्रोस्फीयर भी मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्व्स ऑन द अर्थ. जितने भी पानी के रिजर्व्स हैं, यानी कि पानी के सोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक, राइट, पॉन्ड्स, रिवर्स, वो सारे को मिला के जो एरिया है वो क्या है आपका? हाइड्रोस्फीयर. 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. कितने परसेंट से हमारा अर्थ कवर्ड हुआ है पानी से? 71% से. और उसकी डिवीजन कैसे है? अब ये देखो, जो पानी है 70, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% वाटर सोर्सेज हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में 57%. यानी कि जो 100% डिवीजन हुई है पानी की, यानी कि 71% का 100% क्या समझ आ रही है बात? 71% में से ये डिवीजन हुई है. 43% वाटर लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 57 लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म. ये तो आप देख ही रहे हो ना, एक में 43 और एक में 57 है. दैट्स वाई अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट. इफ़ यू रिमेंबर राजे, 6th क्लास में योर चैप्टर ऑफ फर्स्ट ऑफ जोग्राफी, आई थिंक सो, आर सोलर सिस्टम, जिसमें आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था. एंड आपने उसमें पढ़ा था वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ऑफ वाटर, राइट? वाटर इज प्रेजेंट ऑन इट. The life is possible on this planet. That's why we called it blue planet. As well as इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है ब्लू प्लैनेट कहने का. जब बच्चे हम इसको ऊपर से, आकाश में से, या जब भी हमारे साइंटिस्ट जैसे कि नासा के बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, या जैसे चंद्रयान हुआ, ठीक है, हमारा मिशन मंगल हुआ, जब ऐसे ऐसे हमने सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा और बहुत से साइंटिस्ट हमारे, कल्पना चावला जैसे, सुनीता विलियम्स जैसे साइंटिस्ट हमारे जब स्पेस में गए ना, तो उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि जब हम ऊपर से अर्थ प्लैनेट को देखते हैं ना तो वो ब्लू कलर का नज़र आता है. दैट्स वाई अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल. ओके. एंड वाई इट लुक लाइक अ ब्लू बॉल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके. आई होप यू गॉट इट. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन comment your question on the comment section box.
ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर आपको कोई भी चीज़ लगेगी कि आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, चलो प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो ऐसा स्फीयर है, सीधा से समझ लो। बायो मीन्स, बायो में क्या पढ़ते हैं हम? बायो मीन्स सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम बायो में। प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स के बॉडी पार्ट, ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स, वो कैसे जीते हैं, उनके ऑर्गन्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन आप बायोलॉजी को अपने साइंस में भी पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट, कैसे रह रहे हैं। ऐसे ही एक स्फीयर बना, स्फीयर जिसको हमने नाम दिया बायोस्फीयर को, स्फीयर ऑफ लाइफ। आपको अगर क्वेश्चन आए विच स्फीयर इज नोन एज स्फीयर ऑफ लाइफ, आप उसमें लिखोगे बायोस्फीयर। राजी प्लीज़ बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। देखो 8th में बहुत से स्कूल्स का बोर्ड होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल DAV का DAV बोर्ड है, ठीक है, और भी बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, CBSE ने तो बोर्ड खत्म कर दिया, बट कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें बोर्ड होता है, ठीक है, एक्सपोजर के लिए। तो जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो अगर अभी से आप कंसेप्ट समझ लोगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको इस चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और एक किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को लर्न करने के लिए अगर आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो तो नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव वे टू write the answer, and it is very very easy for the teacher to check, and it is very very easy for the learner to learn. Okay, चलो come to the point. Biosphere means sphere of life, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इकट्ठे होके रह रहे हैं, जैसे कि हम प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, सब क्या है उस स्फीयर में इकट्ठे रह रहे हैं। नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑल अदर 3 स्फीयर्स, राइट। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स जो है वो बायोस्फीयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो आपको सारे यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि टर्म्स, जिसको आप कह लो डेफिनेशंस, मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, जस्ट फॉर द नॉलेज एज वेल एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चे? ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स, जहाँ पे पूरे प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने सराउंडिंग्स में, वो सारा क्या है? इकोसिस्टम है। लिथोस्फीयर क्या है? सीमा और Cl का प्लस मिला के क्या बनता है? लिथोस्फीयर। सीमा मीन्स सिलिका प्लस मैग्नीशियम एंड Cl इज सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो तो हो गया ह्यूमन बींग्स, यानी कि अभी हमने बायोस्फीयर पढ़ा ना, स्फीयर ऑफ लाइफ, उसमें डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है उस स्फीयर ऑफ लाइफ में। स्फीयर ऑफ लाइफ में क्या है? बहुत सारे प्लांट्स भी रह रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स भी रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं, तो वो क्या है? डाइवर्सिटी। और सब लोग मिल के रह रहे हैं और एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बायो का मतलब समझ आ गया ना, स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होके रहते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, यानी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन बींग्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, और सब लोग क्या है? मिलके एक ही जगह पे रह रहे हैं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब हमारे इंडिया में 89 नेशनल पार्क्स हैं, 489 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और हमारे एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू हंटिंग, ड्यू टू सम माल प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ड्यू टू सम कमर्शियल पर्पस, क्या हो रहा था? हंटिंग हो रही थी एनिमल्स की, ठीक है, और उनकी स्पीसीज जो थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी अर्थ के ऊपर से। जैसे अभी आपने ना न्यूज़ में भी सुना होगा, आपने लोगोस भी देखे होंगे, आप एडवर्टाइजमेंट भी सुनते होंगे, सेव टाइगर प्रोजेक्ट आया था, फिर एनिमल्स की हंटिंग पे गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उसको प्रोहिबिटेड कर दिया, यानी कि बैन लगा दिया उस पर। तो वो क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द वाटर इज ओशन। पानी सबसे ज़्यादा, पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि सबसे बड़ा
सोर्स क्या है, ओशियंस है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ इकट्ठा होता है, ओशियंस में। और हमारे इंडिया में वर्ल्ड का 90% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर है। और वो किसका पानी है, पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का, इंडियन ओशन का और आर्टिक ओशन का। यानी कि अर्थ पे जितना पानी है ना, 90% तो इन 4 ओशन से मिल रहा है वो पानी अर्थ को। 10% बाकी छोटे मोटे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो है। तो मेजर, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ मच परसेंटेज शेयर्ड बाय द ओशियंस फॉर वाटर, या यू कैन से हाउ मच वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन एंड आर्टिक ओशन इज कवर्ड, सो ठीक है ना, कवर्ड ऑन अर्थ सरफेस, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 90% लिखोगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे 4 मेजर ओशंस कौन से हैं जो अर्थ सरफेस को कवर करके रखे हैं वाटर से। ठीक है, और कितनी परसेंटेज से कवर किया हुआ है उन्होंने। ये एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है राजी मैंने आपके लिए। इन द प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ, डिफाइन इन्वायरमेंट, उसका आपको मैंने आंसर बता दिया है। फर्स्ट डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ एक्ट पास्ड इन इंडिया, तो ये देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डाला है सेकंड पॉइंट में, राइट, 1972। विच फैक्टर ब्रिंग्स सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट। और ये कहीं ना कहीं आपकी ना बुक वर्क, अब आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके फिल इन द ब्लैंक्स से बनाए हैं मैंने, और आपके बुक वर्क में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें से। तो प्लीज़ अगर आप उसको देखोगे तो ये मैंने ये वर्कशीट इसलिए डाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो रोड लर्निंग करते हैं, इसका ए, उसका बी, उसका सी। तो ये मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, तो दिस वर्कशीट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप इसको सॉल्व करते हो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट वट एवर इज डिस्कस इन दिस चैप्टर, और आपको बार बार उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन ऑन वर्कशीट। So this is all about your first chapter. I hope you understand the things very well. If you have any kind of confusion, any kind of doubt, query, so you can comment on the comment section box. And if you don't like my channel, please like, subscribe and share. If you subscribe it, then you will automatically get the notification of my next video. So press the bell icon and subscribe my channel. Thank you so much and have a very nice day.